अम, एक समय था ना जब हम इंटरनेशनल कॉल मिलाते थे तो आवाज आने में हमेशा एक लंबा डिले होता था। हाँ। वो एक ऑकवर्ड सा पॉज आता था ना हमेशा। एग्जैक्टली मतलब एक इंसान हेलो बोलता था, फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस होती थी और दूसरे को आवाज कुछ सेकंड्स बाद सुनाई देती थी। ये जो डिले था वो इस बात का प्रूफ था कि सिग्नल को स्पेस में हजारों किलोमीटर दूर एक भारी भरकम सैटेलाइट तक जाना पड़ रहा है। पर सोचिए, वही सैटेलाइट अगर धरती के इतना पास आ जाए कि उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल एक फाइबर ऑप्टिक केबल जैसी फास्ट और सीमलेस फील हो। ये तो बिल्कुल गेम बदलने वाली बात हो गई। सही बात है। और आज इस डीप डाइव में हम इसी रेवोल्यूशन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लो अर्थ ऑर्बिट या जिसे हम एलियो कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, उसने स्पेस को जमीन के इतना करीब ला दिया है कि पुराने रूल्स अब लगते ही नहीं हैं। स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक सिस्टम है वो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन चुका है। बिल्कुल। और ये ट्रांजिशन वाकई में ग्राउंड ब्रेकिंग है। पहले की कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर और आज के इस नए सिस्टम में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है ना, वो टेक्नोलॉजी से पहले सिंपल फिजिक्स और डिस्टेंस का है। डिस्टेंस मतलब आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ट्रेडिशनल स्पेस कम्युनिकेशन पूरी तरह से जियो स्टेशनरी यानी जियो सैटेलाइट्स पर निर्भर करती थी। ये सैटेलाइट्स धरती से लगभग 35,000 किलोमीटर्स की दूरी पर पार्क किए जाते हैं। वेट, 35,000 किलोमीटर? अगर मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखूं तो अर्थ का पूरा सर्कमफेरेंस ही करीब 40,000 किलोमीटर है। हाँ, लगभग उतना ही। तो बेसिकली हम एक सिग्नल को प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के बराबर के डिस्टेंस पर ऊपर भेज रहे थे और फिर वापस मंगवा रहे थे। इस मैसिव फिजिकल डिस्टेंस की वजह से ही वो इनहेरेंट डिले आता होगा ना, जिसे टेक्निकल टर्म में लेटेंसी कहा जाता है। प्रिसाइजली। देखिए, लाइट या रेडियो वेव्स को स्पेस में ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर सिग्नल 35,000 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है तो उसकी मिनिमम थ्योरेटिकल लेटेंसी बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट लगभग 477 मिलीसेकंड्स होती है। मतलब करीब आधा सेकंड। सही कहा। और जब इसमें ग्राउंड हार्डवेयर प्रोसेसिंग का टाइम जुड़ता है तो यह प्रैक्टिकल सिनेरियोज में और भी लंबा हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, जब हम स्टारलिंक जैसी एलियो कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं तो इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई सिर्फ 340 से 570 किलोमीटर के बीच होती है। ओह वाओ! 35,000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 500 किलोमीटर तो लिटरली अर्थ का डोरस्टेप लगता है। एग्जैक्टली। और इस ऊंचाई के ड्रास्टिकली कम होने से सिग्नल का ट्रैवल टाइम कट हो गया, जिसकी वजह से लेटेंसी घटकर सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड्स रह गई। दैट्स इनसेन। ये लेटेंसी तो किसी भी नॉर्मल जमीन पर बिछे ब्रॉडबैंड केबल नेटवर्क जैसी है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक ऑब्वियस सवाल उठता है। अगर एलियो इतना ही सुपीरियर है स्पीड और लेटेंसी में, तो हम शुरू से ही सैटेलाइट्स को इतना पास क्यों नहीं रख रहे थे? उन्हें इतनी दूर जियो ऑर्बिट में भेजने की जरूरत ही क्या थी? उसका रीजन बहुत सिंपल था, कवरेज एरिया। देखिए, एक जियो सैटेलाइट इतनी ऊंचाई पर होता है कि वो धरती के 1/3 हिस्से को एक साथ देख सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ 3 जियो सैटेलाइट्स मिलकर पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पर जब आप एक सैटेलाइट को धरती के इतना करीब यानी 500 किलोमीटर पर ले आते हैं तो उसका फुटप्रिंट यानी वो जमीन का हिस्सा जहां तक उसका सिग्नल पहुंचता है वो बहुत छोटा हो जाता है। आई सी। इसका मतलब एलियो में दुनिया भर में नेटवर्क देने के लिए आपको 3 सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा। आपको हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। एक पूरी कॉन्स्टलेशन बनानी पड़ेगी जहां एक के बाद एक सैटेलाइट मुसलसल उस एरिया के ऊपर से गुजरता रहे। सही पकड़ा आपने। और क्योंकि ये सैटेलाइट्स इतने पास हैं, ग्रेविटी इनको ज्यादा तेजी से पुल करती है, तो ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए इन्हें करीब 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करना पड़ता है। बाप रे, 27,000 किलोमीटर पर आवर? हाँ, एक एलईओ सैटेलाइट एक जगह पर रुका हुआ नहीं दिखता है। वो करीब 90 मिनट्स में पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। जमीन पर खड़ा एक यूजर एक ऐसी छतरी या डिश एंटेना कैसे यूज कर सकता है जो इतनी स्पीड से आसमान से गुजरने वाली चीज को ट्रैक करे? ट्रेडिशनल डिश एंटेनास को तो फिजिकली उस डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ता है जहां सिग्नल है। कोई भी फिजिकली मूविंग मोटर इतनी स्पीड से इन हजारों सैटेलाइट्स को ट्रैक नहीं कर सकती, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और इसी हार्डवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन टर्मिनल्स और सैटेलाइट्स में एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसे फेज्ड अरे एंटेनास कहते हैं। फेज्ड अरे एंटेनास? ये कैसे काम करते हैं?
ट्रेडिशनल डिश एक फिक्स्ड शेप होती है जो सिग्नल रिसीव करने के लिए एक ही एंगल पर पॉइंट होती है, लेकिन फेज्ड अरे सिस्टम्स में फिजिकल मूवमेंट की जरूरत ही नहीं होती। इनमें बीम स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एंटेना फिजिकली फिक्स है, उसमें कोई मोटर या मूविंग पार्ट नहीं है, पर फिर भी उसकी सिग्नल की बीम डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये बिना फिजिकली घूमे कैसे पॉसिबल है? इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर आप पानी के तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें आगे बढ़ती हैं, राइट? हाँ, रिपल्स बनती हैं। बिल्कुल। और अगर आप दो पत्थर एक साथ फेंकते हैं तो उनकी लहरें आपस में टकराती हैं। जहां वो एक साथ मिलती हैं वहां लहरें और बड़ी हो जाती हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फेज्ड अरे एंटेना में एक बड़ी डिश नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे छोटे एंटेना एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो एक ग्रिड जैसा होता है? पर उनकी टाइमिंग या फेज में माइक्रोसेकंड्स का स्लाइट डिफरेंस इंटेंशनली डाला जाता है। आई गेट इट नाउ। तो उस माइनर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से वो सारे सिग्नल्स हवा में आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू एक ऐसी सॉलिड बीम बनाते हैं जो डायनामिकली लेफ्ट, राइट, अप या डाउन स्टेयर हो सकती है। सही जवाब। जमीन पर रखा स्टारलिंक टर्मिनल, चाहे वो किसी स्टैटिक घर पर हो या समुद्र की लहरों के बीच घूमते किसी शिप पर, वो डायनामिकली और इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बीम को आसमान में तेजी से गुजर रहे सैटेलाइट पर फोकस करता रहता है, बिना 1 मिलीमीटर फिजिकली हिले। ये टेक हार्डवेयर लेवल पर इनक्रेडिबल है, लेकिन नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रैवल कैसे करता है, वो उससे भी बड़ा पजल लगता है मुझे। वो कैसे? मतलब अगर मैं यहाँ जमीन से डेटा भेज रही हूँ तो वो ऊपर सैटेलाइट तक गया, फेज्ड एरे की वजह से ट्रैकिंग सॉल्व हो गई, पर अब उस डेटा को आधी दुनिया क्रॉस करके किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि सैटेलाइट उस डेटा को वापस जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन को भेजता है, फिर वो डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू आगे जाता है। हाँ, ट्रेडिशनल जियो में वही होता है। पर लियो सिस्टम के स्टारलिंक आर्किटेक्चर में स्पेस के अंदर ही एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मौजूद है। सैटेलाइट्स आपस में डायरेक्टली बात करते हैं और इसके लिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज नहीं, बल्कि ऑप्टिकल इंटरसैटेलाइट लेजर लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। वेट, स्पेस में लेजर्स के थ्रू कम्युनिकेशन, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता? देखने में लगता है, पर यही इसका मैजिक है। दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे हैं, उनका आपस में एक लेजर बीम पॉइंट करना और उस एब्सोल्यूट प्रिसिजन को मेंटेन रखना कैसे अचीव होता है? ये तो हवा में दो बुलेट्स का आपस में टकराने जैसा हुआ। ये बिल्कुल इतना ही प्रिसाइज इंजीनियरिंग मार्वल है। हर सैटेलाइट पर हाई प्रिसिजन एक्चुएटर्स और ट्रैकर्स होते हैं। ये लेजर्स को एक दूसरे पर लॉक ऑन करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ग्राउंड स्टेशन पर बार बार डेटा बाउंस करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ये सारे सैटेलाइट स्पेस में आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जो एक हाईली रेजिलिएंट मैश नेटवर्क क्रिएट करते हैं। और मुझे लगता है इस ऑप्टिकल लेजर नेटवर्क का लेटेंसी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड स्पेस के वैक्यूम में लगभग 47% ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू जमीन पर बिछी फाइबर ऑप्टिक ग्लास केबल्स। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। यानी स्पेस लेजर्स थियोरेटिकली ग्राउंड फाइबर से ज्यादा तेजी से डेटा आधी दुनिया क्रॉस करवा सकते हैं। सही कंपैरिजन है। डेटा डायरेक्ट वैक्यूम ऑफ स्पेस से ट्रैवल करता है, लेकिन इस इनक्रेडिबल स्पीड और इतने पास आने की स्ट्रैटेजी का अपना एक सीवियर साइड इफेक्ट भी है। जैसा हमने पहले एस्टैब्लिश किया कि एलईओ ऑर्बिट के फुटप्रिंट छोटे होते हैं, इसलिए कवरेज के लिए हजारों सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। आज की डेट में अर्ली 2025 के डेटा के हिसाब से स्पेस में इस कॉन्स्टलेशन के 6000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जो 3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को सर्व कर रहे हैं। ओके, तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर 500 किलोमीटर की नैरो पट्टी में 6000 ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड पर कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं, तो स्पेस में ट्रैफिक जैम तो कंफर्म होना चाहिए। हाँ, ये डर तो बहुत लोगों को था। आपस में कोलिजन्स क्यों नहीं होते? अगर एक सिंगल क्रैश भी होता है तो उससे हजारों छोटे डेब्रीज के टुकड़े बनेंगे, जो बाकी सैटेलाइट्स को भी चेन रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे हम केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। ये फियर स्पेस एजेंसीज और एस्ट्रोनॉमर्स दोनों का था जब ये मेगा कॉन्स्टलेशंस प्रपोज की गई थी। स्पेस डेब्री और ऑर्बिटल सेफ्टी एक मैसिव कंसर्न है। इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इन आर्किटेक्चर्स में 3 प्राइमरी सेफ्टी मैकेनिज्म्स बिल्ट इन होते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल और लाइट इंटरफेरेंस से जुड़ा है, जिसे विजासैट टेक कहा जाता है। ब्राइटनेस कम करने के लिए। पर एक मिनट, स्पेस में चलते सैटेलाइट से इतनी ब्राइट लाइट आती कहाँ से है कि उसको कम करने की जरूरत पड़े? उसमें कोई अपनी हेडलैम्प तो होती नहीं है।
होता यह है कि जब जमीन पर रात होती है या ट्वाइलाइट का टाइम होता है, उस वक्त 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस में अंधेरा नहीं होता। सैटेलाइट्स के सोलर पैनल्स और उनकी मेटालिक बॉडी डायरेक्ट सनलाइट कैच करती है और उस लाइट को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। ओह, आई सी। तो वो एक आईने जैसा काम करता है। एग्जैक्टली और इस रिफ्लेक्शन से ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जहां साइंटिस्ट डीप स्पेस गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके टेलीस्कोप्स की इमेजेस खराब हो जाती हैं। वाइजर सेट इफेक्टिवली उन एंटेनाज और रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस पर एक सनशेड का काम करता है ताकि ग्राउंड पर लाइट पोल्यूशन कम हो। ओके, लाइट रिफ्लेक्शन तो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक इरिटेशन हो सकती है, पर मैं ऑर्बिटल सेफ्टी और एक्चुअल फिजिकल टक्कर की बात कर रही थी। 6000 ऑब्जेक्ट्स आपस में फिजिकल डैमेज अवॉइड कैसे करते हैं? उन्हें डॉज करने के लिए स्पेस में अपना रास्ता लगातार बदलना पड़ता होगा ना? यहाँ सिस्टम का सबसे क्रिटिकल फीचर एक्टिवेट होता है, ऑटोनोमस कोलिजन अवॉइडेंस। सैटेलाइट्स लगातार स्पेस में बचे हुए डेब्रीज और बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं। उन्हें ग्राउंड कमांड सेंटर से लगातार ट्रैकिंग डेटा अपलिंक होता रहता है। लेकिन ट्रैक करने के बाद वो डॉज कैसे करते हैं? एक सैटेलाइट में गाड़ी जैसा स्टीयरिंग व्हील या एरोप्लेन जैसा रडर तो है नहीं जो हवा को काट के डायरेक्शन बदल ले। स्पेस में तो हवा होती ही नहीं है। सही पॉइंट उठाया आपने। डॉजिंग के लिए ये इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स का यूज करते हैं। इनमें ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट्स नहीं होते जहां आग निकल रही हो। ये क्रिप्टॉन या ऑर्गन गैस यूज करके आयन प्रोपल्शन थ्रस्टर्स चलाते हैं। अच्छा, आयन प्रोपल्शन। हाँ, और अगर सिस्टम डिटेक्ट करता है कि अगले कुछ आवर्स में किसी और सैटेलाइट या पुराने स्पेस कचरे से टकराने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो ये किसी इंसान की कमांड का वेट नहीं करता। ये ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स फायर करता है और अपना रास्ता फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री चेंज कर लेता है और खतरा टलने के बाद वापस अपनी एग्जैक्ट ऑर्बिट में आ जाता है। वाओ, तो प्योरली ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग। कोई इंसान बैठकर जॉयस्टिक नहीं चला रहा। हाँ, और इन थ्रस्टर्स का यूज सिर्फ डॉज करने में होता है या इसका कोई और क्रूशियल एंड ऑफ लाइफ फंक्शन भी है? क्योंकि अगर 6000 सैटेलाइट कल को पुराने होकर खराब हो गए, तब तो वो डॉज नहीं कर पाएंगे, वो तो डेड वेट बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। इन्हीं इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स का फाइनल पर्पस होता है कंट्रोल्ड डी ऑर्बिटिंग। जब सैटेलाइट की लाइफ खत्म होने लगती है या उसमें कोई सिस्टम फेलियर डिटेक्ट होता है, तो इंटेंशनली अपने थ्रस्टर्स का पूरा फ्यूल यूज करके ये अपने ऑर्बिट ऐसी सेट कर लेता है कि वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए। और फिर वहां फ्रिक्शन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जैक्टली। एटमॉस्फेयर की एक्सट्रीम फ्रिक्शन और हीट की वजह से सैटेलाइट कंप्लीटली जलकर राख हो जाता है। कुछ भी फिजिकली जमीन पर या स्पेस में गार्बेज बनकर नहीं रुकता। मेक सेंस। तो हमने देखा कि कैसे एक्सट्रीम इंजीनियरिंग ने हार्डवेयर की लिमिटेशंस को फेज्ड अरेज से ओवरकम किया, लेजर्स से मैश नेटवर्क बनाया और ऑटोनोमस थ्रस्टर्स से सेफ ट्रैफिक फ्लो मेंटेन किया। लेकिन इस स्पेस आर्किटेक्चर का जमीन पर असली इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। आमतौर पर हम देखते हैं कि डाउनलोड स्पीड्स 50 से 250 MBPS आती हैं, जो घर बैठकर स्ट्रीमिंग करने के लिए तो एक्सीलेंट है। पर जब हम इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में देखते हैं, तब ये एक कंज्यूमर प्रोडक्ट से हटकर एक टैक्टिकल वेपन बन जाता है। बिल्कुल। मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका वेटेज पूरी तरह अलग है। मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस 2 कोर पिलर्स पर चलते हैं। पहला है कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 और दूसरा है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, जिसे हम ISR कहते हैं। मतलब ग्राउंड फोर्सेस को लगातार गाइड करना और दुश्मन की एक्टिविटी पर रियल टाइम एरियल नजर रखना। एग्जैक्टली। और इन दोनों चीजों के लिए फोर्सेस लगातार अनमैन्ड सिस्टम्स, खासतौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस में इंटरनेट की नॉर्मल लेटेंसी फेल हो सकती है। इस सिनेरियो में LEO ऑर्बिट का एक्सट्रीम लो लेटेंसी नेटवर्क एक लिटरल गेम चेंजर बन जाता है। इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ना एक बैटलफील्ड सिनेरियो के लेंस से देखते हैं। मान लीजिए एक ड्रोन ऑपरेटर किसी कमांड बेस से हजारों किलोमीटर दूर एक हॉस्टाइल टेरिटरी के ऊपर कॉम्बैट ड्रोन उड़ा रहा है। उसके कंट्रोल मैकेनिज्म और ड्रोन के बीच ट्रेडिशनल जियो सैटेलाइट लिंक है। जैसा हमने पहले बात की, वहां मिनिमम आधी सेकंड से 1 सेकंड का राउंड ट्रिप लैग होता है। हाँ, वह लैग होता ही है। अब कॉम्बैट एनवायरनमेंट में जहां एक सरफेस टू एयर मिसाइल आती दिखती है, तो ऑपरेटर को स्क्रीन पर मिसाइल 1 सेकंड लेट दिखती है। वो जॉयस्टिक को इवेसिव मैनूवर लेने के लिए पुल करता है। वो कमांड ऊपर स्पेस में जाती है, 35,000 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस ड्रोन तक आती है। और उस 2 सेकंड के लग में टारगेट या तो निकल गया है या ड्रोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है।
कॉम्बैट वॉरफेयर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पे ऑपरेट करता है। पर एलियो कॉन्स्टलेशन के साथ वही डिले घटकर 20 से 40 मिलीसेकंड्स रह जाता है। एक पायलट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कमांड लगभग इमीडिएट और रियल टाइम है। मतलब उन्हें बिल्कुल वही रिफ्लेक्सेस और वही फीडबैक लूप मिलता है जो फिजिकल कॉकपिट में बैठकर मिलता। सही कहा, ये उन्हें कंप्लीटली अनइनहिबिटेड रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमने इस टेक्नोलॉजी को हिस्टोरिकली सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट से गुजरते हुए रिसेंटली देखा भी है। रूसो यूक्रेनियन वॉर इस शिफ्ट का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड प्रूविंग ग्राउंड रहा। जब फरवरी 2022 में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो लोकल कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले कोलैप्स हुआ था। हाँ, मॉडर्न वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन ही यही है। पहला स्ट्राइक हमेशा फिजिकली फोन लाइंस, सेलुलर टावर्स और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करने पर होता है, ताकि फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेट ना कर सकें। ऐसे ब्लैकआउट सिनेरियो में लियो सिस्टम्स को रैपिडली डिप्लॉय किया गया था। ग्राउंड पर छोटे डिस्क्रीट टर्मिनल्स थे जो सीधे इन स्पेस बेस्ड मैश नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। और उस एक डिसीजन से वॉरफेयर का स्ट्रक्चर बदल गया। ग्राउंड पर फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जैसे दुश्मन कट कर सके। सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि लोकल ग्रिड्स के फेल होने के बाद भी फोर्सेस स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट एक्सेस से जुड़ी रहीं। कॉम्बैट ड्रोन्स उड़ रहे थे और आर्टिलरी फायर का टारगेट कोऑर्डिनेशन सीमलेसली चल रहा था, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड ग्राउंड नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे। ये पॉइंट रेजिलियंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ट्रेडिशनल जियो सैटेलाइट ना कॉन्फ्लिक्ट में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। अगर एनिमी ने सक्सेसफुली उस एक 35,000 किलोमीटर ऊपर लटके हुए नोड को ब्लाइंड या डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरे कॉन्टिनेंट का कम्युनिकेशन डेड हो जाएगा। लेकिन एलियो कॉन्स्टेलेशन एक मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, तो अगर एक दो सैटेलाइट्स खराब भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। अगर एक सैटेलाइट को किसी तरह डिस्ट्रॉय या इंटरसेप्ट किया भी गया तो उसकी प्लेस लेने के लिए उसी ऑर्बिट में हजारों और सैटेलाइट्स लगातार घूम रहे हैं। ये मल्टी नोड आर्किटेक्चर फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। दुश्मन हजारों सैटेलाइट्स को तो शूट डाउन नहीं कर सकता, लेकिन किनेटिक अटैक यानी फिजिकल डिस्ट्रक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऑप्शन तो हमेशा रहता है ना। आर्म्ड फोर्सेस सिग्नल को जैम करने में बहुत माहिर होती हैं। क्या ये सिग्नल्स रेडियो इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इनवल्नरेबल है? देखिए, इनवल्नरेबल तो कुछ नहीं होता। ये एक कांस्टेंट एवोल्यूशन है कैट एंड माउस गेम की, लेकिन सिस्टम कंटिन्यूसली हार्ड हो रहा है। इस एलियो आर्किटेक्चर के नए वेरिएंट्स जैसे V1.5 और पर्टिकुलरली V2 मिनी सैटेलाइट्स, ये पुराने प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियल अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होते हैं। इनके फेज्ड अरे एंटेनास की खासियत ये होती है कि उन्हें सॉफ्टवेयर के थ्रू डायनामिकली ऑल्टर किया जा सकता है। उन पर एक जैमर डिटेक्ट होता है जो उस फ्रीक्वेंसी पर बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है ताकि टर्मिनल कनेक्ट ना हो पाए। तो एंटेना फिजिकली करता क्या है वहां? फेज्ड अरे एंटेना इंटेंशनली उस जामर की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉनिक नल क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक नल? हाँ, सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो उस पर्टिकुलर एंगल से आने वाले सारे रेडियो सिग्नल्स को अपने हार्डवेयर फिल्टर में ब्लाइंड कर देता है। ओह, और अपना सारा सेंसिटिविटी फोकस सिर्फ उस नैरो बीम पर रखता है जो सीधा स्पेस से आ रही है। ओह, दैट्स क्लेवर। है ना? इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दुश्मन के लिए इस सिग्नल को जैम करना ट्रेडिशनल रेडियो चैनल्स को जैम करने के मुकाबले एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। और द एवोल्यूशन इज रिलेंटलेस। सीरियसली, तो आज हमने इस पूरे आर्किटेक्चर का एक बहुत ही डिटेल्ड एनाटॉमी और इम्पैक्ट समझा। एक ऐसा सिस्टम जो 35,000 किलोमीटर के स्लो स्पेस पार्किंग लॉट को छोड़कर 500 किलोमीटर की लो ऑर्बिट में आ गया है। लेटेंसी फिजिक्स की वजह से नेचुरली 20 मिलीसेकंड्स पर आ गई है। बिल्कुल। और फेज्ड अरे एंटेनाज ने जमीन पर ट्रैकिंग सॉल्व कर दी है, जिससे यूजर बिना मूविंग हार्डवेयर के 27,000 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहे नोड्स को ट्रैक करता है। ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लेजर लिंक्स ने स्पेस के वैक्यूम में ही एक फास्ट डेटा मैश नेटवर्क बना दिया है। और इस मैसिव ट्रैफिक के बावजूद इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की वजह से हर एक यूनिट ऑटोनोमसली बचे हुए स्पेस डेब्री से टकराने से बचती है और एंड ऑफ लाइफ पर बर्न हो जाती है। जिसका डायरेक्ट नतीजा ये हुआ है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन और खासकर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स और फुली रियल टाइम ड्रोन स्ट्राइक्स और हाईली रेजिलिएंट कम्युनिकेशन लाइंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसी लाइंस जिसे आसानी से ना तो फिजिकली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से परमानेंटली जैम किया जा सकता है।
ये सच में एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है जिसने लिटरली ग्रेविटी और स्पेस का उपयोग करके जमीन पर वॉरफेयर और ग्लोबल कनेक्टिविटी की रियलिटी बदल दी है। इन सारे अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को देखने के बाद ये साफ है कि कम्युनिकेशन अब एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ परमानेंटली चला गया है। डेफिनेटली ये एक मेजर शिफ्ट है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए एक ज़रूरी थॉट एक्सपेरिमेंट में यहाँ छोड़ना चाहूँगी। एक ऐसा टैक्टिकल नेटवर्क जो डायरेक्टली स्पेस में ऑप्टिकल लेजर्स का यूज़ करके आपस में कनेक्ट होता है और जिसे बार बार ट्रेडिशनल ज़मीन पर बने वल्नरेबल बेस स्टेशंस के पास डेटा भेजकर राउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल ये उठता है कि आगे चलकर दुनिया की सारी फोर्सेस ऐसी किसी भी ट्रेडिशनल ग्राउंड डिपेंडेंट कम्युनिकेशन टोपोलॉजी पर वापस जाना क्यों चाहेंगी, जब उनके डेटा के राउट को फिजिकली कंट्रोल या इंटरसेप्ट करने वाला कोई सेंट्रलाइज्ड हब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस डिसेंट्रलाइजेशन का ग्लोबल इंफॉर्मेशन कंट्रोल पर फ्यूचर में क्या फाइनल इम्पैक्ट होगा, आई गेस ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही।